हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो सेल के बारे में 7th क्लास में आपने हल्का सा कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट या फिर छोटी सी नॉलेज आपने उसके बारे में ले ली है। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। स्ट्रक्चरल क्यों है? क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिलके ही हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं। अब फंक्शनल क्यों है? तो ये छोटे छोटे जो हैं सेल्स यही मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं और यही ऑर्गन्स हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं। इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और साथ ही साथ फंक्शनल यूनिट भी है। तो 7th क्लास में तो आपने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था और 8th क्लास में आप इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। इतना तो आप पढ़ चुके हो कि हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं या तो लिविंग होती है या फिर नॉन लिविंग होती हैं। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। आपको ये भी पता है कि जितने भी ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जीने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस कैरी करते हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? डाइजेशन, एसिमिलेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। तो ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग फंक्शन करने के लिए एक ही सेट ऑफ ऑर्गन है, अलग अलग काम है तो इसके करने के लिए अलग अलग सेट ऑफ ऑर्गन्स भी हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज़ सेल। तो हम यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हम किसी भी ऑर्गन का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है क्या है? ये सेल है। छोटे छोटे सेल्स मिलके ही हमारा कोई भी बॉडी का ऑर्गन बनाते हैं। सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक्स, यानी सेल्स को हम ब्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? ब्रिक्स से मिला के क्या बनाया जाता है? बिल्डिंग। ठीक इसी तरह से जो सेल्स है उनको असेंबल करके हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाई जाती है। तो ये तो हो गया हमारा सेल की बेसिक नॉलेज। अब हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल, यानी किस तरह से सेल को डिस्कवर किया गया, कब किया गया और किसने किया। So Robert Hooke in 1665 observed slice of cork under a simple magnifying device। तो एक सिंपल सा मैग्नीफाइंग डिवाइस था, यानी ऐसी चीज़ जो उस चीज़ को इनलार्ज करके दिखा सके। तो उसके अंडर ही उन्होंने रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉक के स्लाइसेस को ऑब्जर्व किया। कॉक क्या होता है? कॉक इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री, यानी पेड़ की जो छाल होती है उसका एक हिस्सा होता है। He took thin slices of cork and observed them under a microscope। यानी पतले पतले स्लाइसेस लिए कॉक के और उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर उन्हें ऑब्जर्व किया। He noticed partition boxes और compartments in the cork slice। तो जब उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो क्या छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की तरह बने थे, अलग अलग बॉक्सेस के टाइप में बने थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कॉक सेल्स को ऑब्जर्व किया था। तो इसको भी अगर हम जूम आउट करके देखें तो हमें देख सकते हैं छोटे 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 से सेवरल बॉक्सेस है और ये सब एक एक बॉक्स क्या है? एक एक कंपार्टमेंट। दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम, यानी ये जो बॉक्स है वो हनी कॉम की तरह दिखते हैं। He also noticed that one box was separated from the other by a wall और partition। उन्होंने इस बात को भी नोटिस किया कि अब ये जो दो सेल्स को किस तरह से अलग किया है, तो इन सब को एक वॉल या फिर पार्टीशन से अलग किया गया है। हुक coined the term cell for each box। अब तो अब ये जो हर एक एक बॉक्स बना था इस एक बॉक्स को उन्होंने नाम दिया सेल। What Hooke observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells। तो हमारी बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं डेड सेल्स और दूसरे होते हैं लिविंग सेल। लिविंग सेल होते हैं जहाँ पे हमारी ग्रोथ होती है और डेड सेल्स कुछ अलग पार्ट्स में होते हैं। तो अब उन्होंने क्या देखा? पेड़ की बाग का एक स्लाइस था, यानी कॉक। तो बाग छाल जो होती है आमतौर पे पेड़ की वो डेड सेल्स में आती है। तो ये जो उन्होंने कॉक ऑब्जर्व किया ये भी क्या था?
डेड सेल, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर नहीं किया, उन्होंने किया डेड सेल्स को डिस्कवर। उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और फिर बताया कि सेल नाम का कोई चीज़ होती है। Cells of living organism could be observed only after the discovery of improved microscopes। यानी बहुत पुराना टाइम है, 1600 के वक्त की बात की जा रही है, तो उस वक्त कुछ डेवलप्ड माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स नहीं थे। इसी वजह से उस वक्त सिर्फ और सिर्फ डेड सेल को ऑब्जर्व किया जा सकता था, ठीक है। पर बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, डेवलपमेंट होने लगी, क्या हुआ, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स बनने लगे, और जब माइक्रोस्कोप्स में इम्प्रूवमेंट आई फिर डिस्कवरी हुई ऑन लिविंग सेल, ठीक है। वेरी लिटल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। यानी रॉबर्ट हुक ने कब ऑब्जर्वेशन की थी, 1665, तो उससे 150 साल बाद भी कुछ खास उसके बारे में जानकारी नहीं मिली थी। मतलब जितना उन्होंने दी थी उसी को बेसिक टर्म हम मान सकते हैं। Today, we know a lot about cell structure and its function because of improved microscopes having high magnification। आज हमें सेल के बारे में बहुत पता है, उसके एक एक स्ट्रक्चर के बारे में पता है, उसके एक एक फंक्शन के बारे में पता है। कैसे पता है, क्योंकि आज हमारे पास इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स है। और उनकी क्या खासियत होती है, इनमें हाई मैग्नीफिकेशन होता है, यानी बहुत छोटी चीज़ को भी वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज करके दिखाते हैं। इसी वजह से हम सेल का स्ट्रक्चर इतने डिटेल में आज हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद है दी सेल। अभी हमने देखा किस तरह से उसकी डिस्कवरी हुई, अब हम देखते हैं कि असल में ये है क्या। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। यानी बिल्डिंग में जैसे ब्रिक होते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है, वो भी उनका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। द बिल्डिंग्स थो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइंस, शेप्स एंड साइंस। यानी ये जो बिल्डिंग होती हैं वो सिमिलर ब्रिक्स, यानी सबका जो एक ही साइज़ के होते हैं, एक ही शेप के होते हैं, एक ही कलर के होते हैं, पर जो बिल्डिंग बनती है उसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग तरह के शेप होते हैं और अलग अलग तरह के साइज़ होते हैं। दो बिल्डिंग हैं, एक इस तरह की और एक इस तरह की मान लीजिए, तो दोनों तो ब्रिक से ही बने हैं, सिमिलर ब्रिक से, तो फिर इनका स्ट्रक्चर क्यों अलग है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सेम चीज़ों से बने हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट हो वो भी सेम हो। अगर ब्रिक सेम है तो ज़रूरी नहीं कि बिल्डिंग भी सेम हो, उसमें अलग अलग डिज़ाइन हो सकते हैं, अलग अलग शेप हो सकते हैं और अलग अलग साइज़ हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे आसपास जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी एक दूसरे से अलग हैं। सब किससे बने हैं, सेल से, पर फिर भी उनका स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, शेप सब अलग अलग है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। Cells in the living organisms are complex living structures unlike non-living bricks। तो ब्रिक्स का स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी सिंपल सा होता है, इस तरह से ऑर्डिनरी सा उसका स्ट्रक्चर होता है, पर हमारी बॉडी में जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको स्टडी करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। नाउ पहेली इज आस्किंग सम क्वेश्चंस। अ hen's egg can be seen easily. Is it a cell or a group of cells? तो एक मुर्गी का जो अंडा होता है वो आसानी से हमें दूर से, पास से, कहीं से भी दिख जाता है, जबकि सेल्स जो होते हैं बड़े छोटे साइज़ के होते हैं। तो उसका सवाल है कि ये जो मुर्गी का अंडा है वो सेल है या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स। सो द एग ऑफ hen represent a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye। तो ज़रूरी नहीं है कि सब सेल का साइज़ छोटा ही हो, सबको माइक्रोस्कोप से देखनी चाहिए। जो हमारे पास एग्स होते हैं किसी भी एनिमल के, वो सब हमेशा सिंगल सेल होते हैं और ये इतने एनफ बिग होते हैं, इतने बिग एनफ होते हैं कि हम इन्हें खुले आँखों से देख सकें। फिर हमें ब्रिक वॉल और अनियन पील का स्ट्रक्चर बताया था, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ब्रिक वॉल का है। देख सकते हैं किस तरह से सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जबकि ये जो अनियन पील है उसमें देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कोई भी इनका पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। Now let's see our next topic. Organisms show variety in cell number, shape and size।
यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म है तो उनका सेल नंबर भी अलग होता है, शेप भी अलग होता है और साइज़ भी। किसी का सेल साइज़ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी में ज़्यादा सेल नंबर होता है, किसी में कम होता है। कोई स्फेरिकल होता है तो कोई स्ट्रेट होता है, कोई स्ट्राइएटेड होता है, कोई अनस्ट्राइएटेड होता है। सो दीज ऑल वैरी इन द टर्म्स ऑफ सेल्स। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स, यानी किस तरह से जो साइंटिस्ट है वो लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं और स्टडी करते हैं। सो दे यूज़ माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। तो इन छोटे छोटे सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए वो माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है? वो ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करता है। स्टेन्स, डाइज आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। यानी इसमें पहले इसको डाई किया जाता है, इस पर स्टेन लगाया जाता है ताकि इसके स्ट्रक्चर को पूरी डिटेल में पढ़ा जा सके। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। सबके शेप और साइज़ अलग है, उनके जो ऑर्गेन्स है उनका भी शेप, साइज़ और नंबर ऑफ सेल्स जो है वो वैरी करते हैं। उनमें से कुछ के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है नंबर ऑफ सेल्स, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितना सेल नंबर है। सो कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक बड़े से लंबे से पेड़ में कितने सेल नंबर है, या फिर एलिफेंट जैसे बड़े एनिमल में कितने सेल नंबर हैं? तो ये जो नंबर है वो 10, 20 ऐसा नहीं है। ये नंबर जो है वो बिलियंस और ट्रिलियंस में चलता है। बिलियन का मतलब होता है 1000 मिलियन और ट्रिलियन का मतलब होता है 1000 बिलियन। तो अब जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, उसमें भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, और ज़रूरी नहीं है कि सारे सेल्स सिमिलर हैं। सब सेल्स जो हैं उनके शेप और साइज़ डिफरेंट है, और अलग अलग जब सेल है तो इनके अलग अलग ग्रुप बन के अलग अलग काम करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सेल नंबर पे ऑर्गेनिजम्स का डिवीज़न कैसे होता है। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने हुए उन्हें क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है मेनी और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो हम वर्ड से ही समझ सकते हैं कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं। The number of cells being less in smaller organisms does not in any way affect the functioning of the organisms. तो अगर किसी में कम सेल्स हैं या ज़्यादा सेल्स हैं तो इनके उससे उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो फंक्शनिंग है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell. आप सरप्राइज होंगे जानकर कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, हमें ही देख लीजिए, हमारे में आज क्या है? बिलियंस ऑफ सेल्स। पर हमारी जब लाइफ स्टार्ट हुई थी तो हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल थे या फिर एक फर्टिलाइज्ड एग थे, जिसे जाइगोट भी कहा जाता है, जिसके बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा है। The fertilized egg cell multiplies and the number of cells increase as development proceeds. तो अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग सेल है ये मल्टीप्लाई होता है, रिप्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इनका नंबर, और नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होते हैं जब हमारी डेवलपमेंट प्रोसीड करती है। लुक एट फिगर 8.3a एंड 8.3b. बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। सो देख लीजिए आप इन दो पिक्चर्स में, पहला पिक्चर है अमीबा का और दूसरा है पैरामीशियम। तो दोनों ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सेल से बने हुए हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं यानी एक सेल से बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि का मतलब वन और सेलुलर का मतलब सेल। तो बाई वर्ड भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं। A single-celled organism performs all the necessary functions that multicellular organisms perform. ऐसी बात नहीं है कि उनमें एक ही सेल है तो उसमें सारे फंक्शंस नहीं होते। हमारे यहाँ क्या होता है? डाइजेशन होता है, उनमें भी होता है, उनमें भी एक्सक्रीशन होता है। तो जो नेसेसरी फंक्शंस हम में होते हैं वही नेसेसरी फंक्शंस उन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं। A single-celled organism like amoeba captures and digests food, respire, excrete, grows and reproduce. कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा ले लीजिए, तो ये खाना को कैप्चर भी करता है, डाइजेस्ट भी करता है, रेस्पायर भी करता है, एक्सक्रेट भी करता है, ग्रो भी करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। Similar functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells
फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज़। इनमें क्या होता है कि एक ही सेल सारा काम करेगा, पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल कोई पर्टिकुलर काम करता है, और अ ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़। और यही टिश्यूज़ बहुत सारे सिमिलर टिश्यूज़ जब मिलते हैं तो वो ऑर्गेन्स बनाते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी शेप ऑफ सेल्स, यानी सेल्स जो हैं उनका शेप कैसा होगा। रेफर टू फिगर 8.3a। अमीबा के फिगर को आपको देखने को बोला गया है, तो उसमें क्या आप अमीबा का फिगर जो है उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि इसका शेप जो है वो तो इरेगुलर लग रहा है। सो सही कहा आपने, अमीबा जो है इसका कोई भी ना ही डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, जबकि बाकी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बींग्स है, एनिमल्स है, सबका कोई ना कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर है, पर अमीबा जो है उसको किसी भी तरह से बनाया जा सकता है, इसका एक इरेगुलर शेप होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट शेप, यानी ये जो है अपना शेप बदलता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ्स प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, दीज आर कॉल्ड सीडोपीडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें फिगर पे जाना पड़ेगा। ये है हमारा अमीबा, तो इसका ये जो बॉर्डर है इसे कहा जाता है सीडोपीडिया। सीडोपीडिया मतलब फॉल्स फीट, तो ये इनके फॉल्स फीट है, नकली पैर हैं। आगे पढ़ते हैं। These projections appear and disappear as amoeba moves or feeds। तो जैसे जैसे ये अमीबा जो है मूव करने लगता है, फिर खाना खाता है, तो ये जो प्रोजेक्शन है वो अपीयर और डिसअपीयर करते हैं। तो अब इसका एडवांटेज क्या है, इसकी शेप चेंज करने से इसको क्या एडवांटेज होता है। तो क्या होता है कि जो चेंज ऑफ शेप होता है दैट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीडोपीडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। अभी हमने पढ़ा सीडोपीडिया मतलब फॉल्स फीट, तो अब ये जो फॉल्स फीट है ये बार बार फॉर्म होते हैं, और इन्हीं की वजह से अमीबा जो है मूव कर पाता है और फूड कैप्चर कर पाता है, यानी वो भी हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट वाइट ब्लड सेल और WBC। सो अ वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। तो ये भी अमीबा की तरह ही एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। अमीबा क्या करता था, वो अपना शेप चेंज करता था। ठीक उसी तरह से जो WBC वाइट ब्लड सेल्स है ये भी अपना शेप चेंज कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। WBC जो है वो हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक प्रकार का सेल है, जबकि अमीबा जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है जो कि फुल्ली उसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए वो कैपेबल है, यानी वो अकेला एक सेल के साथ भी एग्जिस्ट कर सकता है। आगे देखते हैं। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स विथ मिलियंस ऑफ सेल्स। अब जिस ऑर्गेनिजम्स में मिलियन ऑफ सेल्स हो उसका क्या शेप हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ हमें स्ट्रक्चर दिए हैं, ब्लड सेल, नर्व सेल, स्पिंडल शेप सेल्स, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उनमें होता है। जनरली आमतौर पे सेल्स जो होते हैं राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। कुछ सेल्स जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं और दोनों साइड में पॉइंटेड होते हैं, और जहाँ पे वो ख़त्म होते हैं वहाँ पे स्पिंडल शेप फॉर्म्स होता है। सेल्स जो है कभी कभी लॉन्ग होते हैं, कभी कभी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि नर्व सेल या फिर न्यूरॉन का। अब नर्व सेल का काम क्या होता है, तो नर्व सेल जो है वो मैसेज को रिसीव और ट्रांसफ़र करता है, और इसी प्रकार से ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है हमारी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द शेल गिव इट शेप। क्या आपको पता है कि शेल का कौन सा हिस्सा जो है वो उसे शेप देता है। सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। तो ये एक सेल है, तो इसके जो भी कॉम्पोनेंट्स है वो इसके इस मेम्ब्रेन के अंदर है। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स, यानी यही इसकी जो बाउंड्री है, इसका जो मेम्ब्रेन है ये उस सेल को शेप दे रहा है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स, यानी एनिमल सेल ऐसा है, पर जो प्लांट सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे सेल्स को शेप दी मिलती है और रिगिडिटी, और जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके पास भी सेल वॉल होता है। नाउ लेट्स सी साइज ऑफ सेल्स। So the size of cells in living organisms may be as small as a millionth of a meter or maybe as large as a few centimeter.
यानी 1 मिलियन मीटर भी हो सकता है, यानी माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन भी हो सकता है, या फिर बहुत बड़ा जैसे कि कुछ सेंटीमीटर्स का भी हो सकता है। कुछ सेल्स जो होते हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे हैं और उन्हें हम खुले आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखना है तो उसको माइक्रोस्कोप की मदद से मैग्नीफाई करना होगा। सबसे छोटा जो स्केल है वो है MMTLO, और सबसे बड़ा जो सेल होता है वो है ऑस्ट्रिच का एग, जो कि होता है उसका जो साइज़ होता है दैट इज़ 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर, और ये सबसे बड़ा सेल होता है, और ये सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। नाउ पहेली इज आस्किंग एन क्वेश्चन, आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट? एलिफेंट एक लंबा चौड़ा जानवर है, रैट जो है एक छोटा सा जानवर है, तो क्या ये जो एलिफेंट के सेल्स होते हैं इनका साइज़ बड़ा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ सेल्स ऑफ रैट? तो देखते हैं। द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। तो अब ये जो सेल्स का साइज़ है इसका ऑर्गेनिज्म के साइज़ से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये नहीं कि सेल का साइज़ बड़ा है तो ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा और सेल का साइज़ छोटा है तो ऑर्गेनिज्म छोटा होगा। ये बात डिपेंड करती है सेल नंबर पे। अगर सेल नंबर ज़्यादा है तो ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा, अगर कम है तो ऑर्गेनिज्म छोटा होगा। सो हम ये नहीं कह सकते कि एलिफेंट के सेल्स बड़े हैं इसीलिए वो रैट से बड़ा है। ठीक है, साइज ऑफ सेल किससे रिलेटेड होता है? वो उसके साइज से ऑर्गेनिज्म के साइज से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि वो सेल के फंक्शन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है नर्व सेल का। अब एलिफेंट और रैट दोनों में जो नर्व सेल्स होते हैं लंबे लंबे होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, और उनका काम भी सेम होता है। उनका काम क्या होता है? मैसेज रिसीव और ट्रांसफ़र करना। Guys, this was the part 1 of the chapter. In part 2 we will study the next topics like cell structure and functions and parts of cells. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you. Hello everyone. आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि सेल क्या होता है, सेल नंबर क्या होता है, सेल्स का शेप क्या होता है, सेल वैरायटी क्या होती है, और पार्ट 2 में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल्स। जैसे हमारी बॉडी ही है तो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक इसी प्रकार से ये जो माइक्रो साइज़ का सेल है इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी हर सेल में होने वाले जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, बड़ा सेल है, छोटा सेल है, बहुत ज़्यादा सेल नंबर है या कम सेल नंबर है, पर ऑलमोस्ट हर सेल में ये कंपोनेंट्स होते ही होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये 3 कंपोनेंट्स जो है वो हर एक सेल में पाए जाते हैं। The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane। यानी ये 3 कंपोनेंट्स है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। तो अब ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इनकी लोकेशन क्या है? ये जो है सेल मेम्ब्रेन की लेयर के अंदर होते हैं। 2 चीज़ें होती है, एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियस। अब इस मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इसका काम क्या है? So this membrane separates cells from one another and also the cell from the surroundings medium। यानी इससे एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ही रहेंगे। अगर इनमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होगा तो सेल का कोई तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो इस मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन से ही अलग अलग सेल्स हो रहे हैं, सेल सेपरेट हो रहे हैं। और ये इसीलिए भी होता है ताकि सेल जो है वो बाहर के आसपास के सराउंडिंग मीडियम से अलग हो सके, सेपरेट हो सके। The plasma membrane is porous and allows the movement of substances or materials both inward and outward। यानी बहुत ही ज़्यादा पोरस होता है ये, इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और इससे क्या होता है अंदर के जो सब्सटेंस है वो बाहर जा सकते हैं और बाहर के जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर आ सकते हैं। बीच में यहाँ पे कौन सी लेयर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे देखते हैं।
The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick membrane called the cell wall. तो अभी हमने एनिमल्स के बारे में बात की, तो एनिमल में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। पर ये जो प्लांट सेल होते हैं उनमें एक खासियत होती है, उनमें सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, पर साथ ही साथ उसमें एक और इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक थिक सी कोटिंग होगी, थिक सी कवरिंग होगी, थिक सी लेयर होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। ठीक है, तो अब आपको सेल मेम्ब्रेन समझ आ गया, सेपरेट करती है बाहर और अंदर को और अलग अलग सेल्स को। फिर है सेल वॉल, तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, एक दूसरी थिक कवरिंग होती है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। So the central dense round body in the center is called the nucleus। जैसे कि ये एक सेल है तो इसके सेंटर में एक डेंस बॉडी होगी जिसका मास भी बहुत ज़्यादा होगा और ये जो बॉडी है वो भी काफ़ी डेंस होगी। यही जो डेंस बॉडी है जो कि सेंटर में सिचुएटेड होती है सेल की, इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। ठीक है, देख सकते हैं ये किसकी पिक्चर है, अनियन पील की। तो अब हर एक सेल में देखा जाए, इस सेल को लेते हैं तो इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, इस सेल में एक और न्यूक्लियस है, तो हर सेल में कम से कम एक न्यूक्लियस तो होता ही है। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। सो द जेली लाइक सब्सटेंस between the nucleus and the cell membrane is called the cytoplasm। तो ये है आपका एक सेल का स्ट्रक्चर, इस सेल को हम देखने वाले हैं। तो इसमें ये जो बाहर की कवरिंग है इसको हम मान लेते हैं अपना सेल मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट सेल है। बीच में एक डेंस बॉडी है न्यूक्लियस। तो अब इस सेल मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस के बीच में जितनी भी खाली जगह होती है, यानी ये अलग कलर से हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। दिस इज़ आ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज़ आवर न्यूक्लियस, और वही इसके अंदर का जो भी ये मटेरियल है, जो भी ये स्पेस है, इसके अंदर इस एरिया में जो भी होगा उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, यानी द जेली लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो जेली लाइक यहाँ पे सब्सटेंस होता है वो कहलाता है हमारा साइटोप्लाज्म। यहाँ पे लोकेट भी किया हुआ है। डेंस बॉडी जो है वो है न्यूक्लियस, और ये आसपास का जो भी है दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म। अब इसका कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। नाउ बुझू हैज़ अ क्वेश्चन, ही वॉन्ट्स टू नो वाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल्स। हम जो ह्यूमन बीइंग है उसमें जब सेल मेम्ब्रेन काफ़ी है तो इनको एक एक्स्ट्रा सेल वॉल क्यों चाहिए, ये बूझो जानना चाहता है। सो यू हैव लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। पहले ही आपने पढ़ लिया कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, वो जो है वो सेल को एक पर्टिकुलर कलर देता है। In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall। यानी जितने भी ये सेल होते हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स के सेल होते हैं, इनमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। पर ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और थिक आउटर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection। तो अब ये एडिशनल लेयर दी क्यों है, इसका काम क्या है, तो ये जो है प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए है, प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। यानी प्लांट जो है, हम ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं, घरों में रखते हैं, सबका अपना अपना घर होता है, पर प्लांट्स जो हैं वो तो मूव नहीं कर सकते, जिस जगह पे उगा दिया वहीं पे रहते हैं। तो वहाँ पे अब जैसा भी टेम्परेचर होगा, बाढ़ होगा, अकाल आएगा, उन सबको उन्हें टॉलरेट करना है। तो अब ये जो टेम्परेचर की वेरिएशंस है, हाई विंड स्पीड है, इन सब को टॉलरेट करना है, और उसी प्रोटेक्शन के लिए इन्हें ये एक्स्ट्रा सेल वॉल दी जाती है। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। अब उन्हें ये वेरिएशन क्यों दी गई है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। अब हम ह्यूमन बींग को छोड़ते हैं, किसी कुत्ते को लेते हैं, कुत्ते के बारिश लगती है तो वो क्या हो जाता है, कहीं किसी के घर में छुप जाता है, कहीं झाड़ियों में छुप जाता है, यानी वो मूव कर सकता है तो वो कहीं पे जाके छुप जाता है। पर ये जो प्लांट्स है वो तो मूव नहीं कर सकते, इसीलिए उनको ये एक्स्ट्रा सेल वॉल दी गई है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ फ्रेडेंसिटा, एलोडिया एंड रोयो। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके लीफ के जो छिलका होता है उसमें हम सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा हम ऑनियन के केस में आपने स्लाइड प्रिपेयर किया था, ठीक उसी तरह से इसमें भी आप करके चेक कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको ह्यूमन चीक सेल्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल को बचाने के लिए जो आउटर कवरिंग है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये किसका सेल है? ह्यूमन चीक सेल, यानी ह्यूमन बीइंग का सेल है। एनिमल सेल है, प्लांट सेल तो है नहीं, इसीलिए इसमें सेल वॉल नहीं दिखाया गया है। अब बीच में ये जो डेंस स्ट्रक्चर है, ये क्या है? न्यूक्लियस। और आमतौर पे ये सेंटर पे लोकेटेड होता है, पर ज़रूरी नहीं हो हमेशा सेंटर पे हो, जैसे इस पिक्चर में थोड़ा सा डाउनवर्ड्स है। और अब इस सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच जो भी ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नया टर्म दिख रहा होगा, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी सेफ्टी के लिए था? सेल की सेफ्टी के लिए था, सेल को सेपरेट कर रहा था सराउंडिंग से। ठीक उसी तरह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये न्यूक्लियर के आसपास की एक लेयर होती है, जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको फिगर में, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को आसपास की सराउंडिंग से सेफ रखने के लिए, उसमें वो मिक्स ना हो जाए, इसीलिए ये लेयर होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब एक एक के बारे में डीप में पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है साइटोप्लाज्म। So it is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. एक सेल है, ये हो गया उसका सेल मेम्ब्रेन, बीच में हो गया न्यूक्लियस। बीच में जो भी जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यानी अब साइटोप्लाज्म में सिर्फ और सिर्फ जेली लाइक सब्सटेंस नहीं होता, इसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होता है जिनके अलग अलग काम होते हैं, जिनके बारे में आप 9th क्लास में और डिटेल में पढ़ोगे। तो ये सब जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, उसी में तैरते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स, ये सब जो है वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। इनके बारे में आप लेटर क्लासेस में पढ़ोगे। फिर है न्यूक्लियस, यानी पूरा सेल है, उसके बीच में एक जो डेंस स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। लिविंग सेल का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। आमतौर पे इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, और साथ ही साथ ये सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, यानी आसानी से इसे स्टेन करके हम आसानी से माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में बीच ही में अवेलेबल है, तो ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिक्स ना हो, सेपरेटेड रहें, इसी के लिए इसके पास एक स्पेशल मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस, यानी ये मेम्ब्रेन जो है ये भी पोरस होती है। और कौन सा मटेरियल न्यूक्लियस के बाहर जाएगा, कौन सा अंदर आएगा, इसको कौन अलाउ करती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। With a microscope of a higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. यानी अगर हम बहुत ही हाई मैग्नीफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे, अगर नॉर्मल वाला यूज़ करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें न्यूक्लियस दिखेगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन दिखेगा। पर अगर हम बहुत ही हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप को यूज़ करें तो क्या होगा? ये मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, तो हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखेगा, और हम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है इसके सेंटर में भी एक छोटी सी स्फेरिकल बॉडी है, और ये जो स्फेरिकल बॉडी है वो इस न्यूक्लियस के रूप में काम करती है। जैसे ये है एक सेल, अलग अलग पिक्चर के समझते हैं। दिस इज़ अ सेल, ठीक है, तो बीच में हो गया आपका न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का। तो ये जो बीच में हमारा येलो कलर से है, थोड़ा थोड़ा अलग कलर में है, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस। ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियस की जो सेंटर में स्फेरिकल बॉडी है इसे कहा जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। जैसे ये एक न्यूक्लियस है, एक तो इसमें न्यूक्लियस हो गया, आपस में हो गए इधर आजू बाजू जो है वो हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पर ये जो इसकी बीच की जगह है यहाँ पे भी कुछ थ्रेड लाइक धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन्हीं को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब क्या करते हैं ये जो हैं वो जीन्स कैरी करते हैं,
और ये जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो वो आप में होंगे, तो वो किसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हुए, किसकी वजह से ट्रांसफ़र हुआ है, उनका क्रोमोसोम्स की वजह से। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। सो द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड, यानी जब सेल का डिवीज़न हो रहा है तभी हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट जीन। व्हाट इज जीन? जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनहेरिटेंस का एक यूनिट है जीन। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में पहुंचाने का काम कौन करता है, जीन। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। इसका मतलब आपके पेरेंट्स जो है अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पास कर रहे हैं। जैसे अगर आपके फादर के पास ब्राउन आइज़ है, हो सकता है आपके पास भी ब्राउन आइज़ हो। अगर आपकी मदर के पास कर्ली हेयर है तो हो सकता है आपके पास भी कर्ली हेयर हो। However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी तरह से मम्मी की कॉपी हो या फिर पूरी तरह से पापा की, क्योंकि दोनों के जीन्स जो हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो अब कॉम्बिनेशन है तो किसी एक की फोटोकॉपी तो आप हो नहीं सकते, बिकॉज यू आर अ कॉम्बिनेशन कैरेक्टर। ओके, आगे देखते हैं। Nucleus, in addition to its role in inheritance, acts as a control center of the activities to the cell. यानी एक तो ये इनहेरिटेंस का काम करता है, साथ ही साथ सेल में कौन सी चीज़ बाहर जा रही है, कौन सी चीज़ अंदर हो रही है, पूरा कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करता है ये न्यूक्लियस। सेल का पूरा कंट्रोल सेंटर कहाँ पे है, न्यूक्लियस में। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। दो हम बता सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस की, और इसके अंदर जो भी है वो सब आ जाती हैं प्रोटोप्लाज्म में। सो प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल का लिविंग सब्सटेंस कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म को। ओके, now Paheli wants to know if the structure of the nucleus is same in cells of plants, animals and bacteria. वो जानना चाहती है कि प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया का सबका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या सेम होता है, सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। देखते हैं। सो द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी बैक्टीरियल सेल्स आमतौर पे सिंगल सेल होते हैं, और अगर मल्टी सेलुलर हुए तो भी अलग कंडीशन होता है, ठीक है। पर उनका ये जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, उनमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। सो द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विथआउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल तो है, मतलब क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियस है, पर इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जिन ऑर्गेनिज्म में इस तरह के सेल्स होते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। एग्जाम्पल दिया है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। वही अगर हम बात करें चिक सेल्स की या फिर अनियन सेल्स की, तो ये जो होते हैं इनका वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और अच्छे से डिज़ाइंड होते हैं, और इन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, यानी सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें से बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे इंक्लूडेड नहीं है उन्हें यूकैरियोट कहा जाता है। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। आगे देखते हैं। While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structures in the cytoplasm? यानी जब आप अनियन सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे देखोगे कि कुछ खाली खाली दिखने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, तो यही जो ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, वैक्यूल, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे वैक्यूल्स हो या फिर हो सकता है एक ही हो, जैसे कि अनियन सेल उसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है और सिर्फ एक वैक्यूल होता है, ठीक है। वेदर चिक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल, जबकि चिक सेल्स जो होते हैं उनमें छोटे वैक्यूल्स होते हैं। क्यों, प्लांट में बड़े क्यों और एनिमल में छोटे क्यों, क्योंकि प्लांट जो है वैक्यूल को किस लिए यूज़ किया जाता है, उसको स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, बॉडी में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसके स्टोरेज के लिए।
तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए ज़्यादा बड़े वैक्यूल चाहिए, जबकि हम ह्यूमन बीइंग तो फूड बनाते नहीं, हमें स्टोर करना नहीं है, इसीलिए हमारे पास छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सो वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, इसलिए वो छोटे होते हैं। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज दिस साइटोप्लाज्म। अगर आपने ट्रेडेंसिटा लीफ के देखे होंगे साइटोप्लाज्म, तो उसमें आपको छोटी छोटी कलर्ड बॉडीज़ दिखेंगी। तो ये जो होती है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्स होती है, यहाँ वहाँ छितर बितर पड़ी रहती है, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स। ये जो है अलग अलग कलर की होती है, इनमें से कुछ जो है उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। तो अभी जो ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स होती हैं इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, यानी लीव्स को ग्रीन कलर देती हैं। ठीक है, और आपको अगर अच्छे से चैप्टर 1 याद हो क्लास 7 का, तो आपने पढ़ा है कि जो क्लोरोफिल है इनका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रोल है। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया है कि एक्टिविटी 8.3 और 8.4 में आपने दोनों को देखा है, तो आप कंपेयर करके लिखिए क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या उनमें डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ प्लांट सेल। ठीक है, तो अब अगर प्लांट सेल को ध्यान से देखा जाए तो इसमें 2 लेयर्स होती हैं। जो बाहर वाली लेयर है वो सेल वॉल है, और ये जो अंदर वाली लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें आपको बीच में यहाँ पे आपको एक स्फेरिकल बॉडी दिख रही है, इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। और बीच में ये इतनी सारी खाली जगह, ये किसके लिए है, ये वैक्यूल है, और इसमें फूड का स्टोरेज होता है। ठीक है, और बीच में ये जो भी आपको जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है साइटोप्लाज्म, और ये जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स दिख रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट। अब हम एनिमल सेल देखते हैं। तो एनिमल सेल इस तरह का है, एक सेल मेम्ब्रेन है, छोटे छोटे वैक्यूल्स है, बहुत सारे वैक्यूल्स है, एक बीच में न्यूक्लियस है, और ये जो भी जेली लाइक स्ट्रक्चर है ये है हमारा साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे हमें प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन बताया गया है, हमें फिल करना है। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी दोनों में प्रेजेंट होती है, सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होती, साइटोप्लाज्म दोनों में अवेलेबल होती हैं, प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में अवेलेबल होती हैं। फिर है वैक्यूल, तो वैक्यूल दोनों में होती है, पर प्लांट सेल की बड़ी होती है और एनिमल सेल की छोटी छोटी होती है। तो ये हो गया हमारा प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।